हेलो एवरीवन। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीनर डायोड। ठीक है, अब जो ये पहले वीडियो देख रहे हैं ज़ीनर डायोड, हमने पहले पीएन जंक्शन कर चुके हैं सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, पहले वो वीडियो देखनी है, अदरवाइज़ ये ज़ीनर डायोड समझ में नहीं आएगा। अब तक हम डायोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसको मैं नॉर्मल डायोड बोल सकती हूँ, नॉर्मल डायोड बोल सकती हूँ। तो ये जो नॉर्मल डायोड और ज़ीनर डायोड में क्या डिफरेंस है, इसमें हमारे पास क्या होती है, लाइटली डोपिंग होती है, मींस लाइटली डोप्ड, ठीक है, होते हैं। और इसमें हम क्या रखते हैं, हैवी डोपिंग रखते हैं, ठीक है, इसमें हम हैवी डोपिंग रखते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो नॉर्मल डायोड में हम लाइटली डोपिंग रखते हैं और इसमें हम हैवी डोपिंग रखते हैं। अब हमारे पास इस ज़ीनर डायोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है, अब ज़ीनर डायोड की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, ठीक है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। वोल्टेज रेगुलेट करना मीन्स आउटपुट में आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज आएगी, ठीक है। जैसे आप देखोगे हमारे पास घर पे 220 वोल्ट आती है, मोस्टली हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। अब जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हर एक अलग अलग वोल्टेज पे चलते हैं, जैसे टीवी शायद 50 वोल्ट पे चलते हों, ठीक है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो 100 वोल्ट पे चल रहा हो। तो अगर हमारा कोई सिस्टम, सपोज कर लो ये सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा 100 वोल्ट पे चल रहा है, 100 वोल्ट पे चल रहा है, तो यहाँ से आ रही है 220 वोल्ट, तो ये तो हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, ठीक है। अब ये 220 अगर कभी भी 100 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है वोल्टेज, तो वो जाने ही नहीं देगा, सिर्फ 100 वोल्ट उसने आगे जाने देनी है, मींस आउटपुट को उसने कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करनी है, इसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब ये हमारा वर्क कैसे करता है वो हमें पता चलेगा कि डायोड कैसे वर्क करता है, ठीक है। हमारे पास डायोड ये होता है PN, यहाँ पे होल्स होते हैं और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में और कुछ होल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इमोबाइल चार्जेस होते हैं, ठीक है, इमोबाइल चार्जेस। यहाँ पे हमारे पास इमोबाइल चार्जेस हैं और ये क्या है हमारे पास, डिप्लीशन लेयर। अब हमने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में फॉरवर्ड बाइसिंग भी की थी और रिवर्स बाइसिंग भी की थी। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड बाइसिंग में इस तरफ करंट है और इस तरफ इस तरफ वोल्टेज है और इस तरफ करंट है, ये नेगेटिव में वोल्टेज और ये नेगेटिव में करंट। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे करंट हमारा ज़ीरो होता है, बट एक पॉइंट पे करंट एकदम से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है। ये मिनिमम वोल्टेज होती है बैरियर को ब्रेक करने के लिए। जैसे ही बैरियर ब्रेक होगा हमारे पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी हमें मिनिमम वोल्टेज चाहिए, अगर आप नी वोल्टेज से नीचे हो तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। सिलिकॉन के लिए 1.2 समथिंग होता है, नहीं वो तो गैप हो जाता है। हमारे पास सिलिकॉन के लिए 0.7 नी वोल्टेज होती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है। अब अगर हम ये फॉरवर्ड बाइसिंग थी, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है हमारे पास, ये कुछ ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हो करंट इंक्रीज होता है, बट एक पॉइंट पे वो सैचुरेट हो जाता है, फिर हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं बट करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। अब ब्रेकडाउन रीजन में हमारे पास क्या होता है, ब्रेकडाउन पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट चल रहा था, एकदम से हमारे पास
करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आप वोल्टेज इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज पहुंची तो एकदम से करंट फ्लो होगा। अगर एकदम से करंट फ्लो होता है तो हमारा सिस्टम डैमेज हो जाता है। जैसे अगर हम एलईडी ट्यूब्स की बात करें, एलईडी बल्ब्स की बात करें, तो उस पर एक लिमिट लिखी होती है। अगर बाहर से सप्लाई ज़्यादा आती है, ठीक है, अगर बाहर से सप्लाई ज़्यादा आ रही हो तो वो डैमेज भी हो सकती हैं, वो फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। वो फ्यूज़ क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा इस पॉइंट पे नहीं पहुंचना चाहिए, इस ब्रेकडाउन रीजन पे, इस ब्रेकडाउन रीजन में नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तभी हमें किसकी ज़रूरत है? वोल्टेज रेगुलेटर्स की। अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगाएंगे तो अब तो हमारा हर डेली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैमेज हो जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया है? ज़ीनर डायोड बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेकडाउन क्यों आता है? पहले करंट कांस्टेंट था, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे। अब यहाँ पे ये एकदम से करंट कहाँ से प्रोड्यूस हो गया? ठीक है, ये हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, रिवर्स बाइसिंग है। तो हम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच करते हैं। हम जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि हम उसको करंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी लेके इन होल्स को हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी मीन्स उनको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि मूव करने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए। तो हम जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से आपके पास क्या होता है? ये जब किसी के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, ये सपोज कर लो होल आपका इसी इमोबाइल चार्ज के साथ कोलाइड करता है, तो कोलिजन पे क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि जो इसका बॉन्ड है वो ब्रेक हो सके। जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे हमारे पास होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो हमारे पास बहुत सारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, एकदम से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एकदम से आपके पास करंट फ्लो होगा। क्योंकि करंट कैसे बनेगा? या तो वो फ्री होल्स की वजह से होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही हैं हमारे पास, तो एकदम से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हमने अपने सिस्टम को इस ब्रेकडाउन पॉइंट से बचाना है, इस ब्रेकडाउन रीजन से बचाना है। इस पॉइंट तक कभी भी वोल्टेज आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहले तो हमने एक डिफरेंस किया था कि ये लाइटली डोप होता है और ये हैवीली डोप होता है, ठीक है। अब अगर आप फॉरवर्ड बाइस की बात करोगे, जैसे नॉर्मल डायोड होता है वैसे ही आपका ज़ीनर डायोड होगा। नॉर्मल डायोड होता है वैसे ही ज़ीनर डायोड होगा, बट फ़र्क आता है रिवर्स बाइसिंग में, क्योंकि सिस्टम तो हमारा डैमेज रिवर्स बाइसिंग में होता है, ठीक है। तो सिस्टम हमारा रिवर्स बाइसिंग में कैसे काम करेगा? ज़ीनर डायोड हमारा रिवर्स बाइसिंग में कैसे काम करेगा, अब हमें वो देखना है। अब इसमें हमारे पास टू टाइप्स की, ठीक है, टू टाइप्स की ब्रेकडाउन होती है। हमारे पास एक होती है ज़ीनर ब्रेकडाउन, एक होती है हमारे पास एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, ये इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, हम एवलांच ब्रेकडाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? जैसे जैसे आप पर रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर रहे हो, मींस बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मींस अगर वो किसी के साथ कोलिजन करेंगे, अब जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी वो एनर्जी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये अपनी एनर्जी इन इमोबाइल चार्जेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो जो ये बॉन्ड्स होते हैं इनको ब्रेक कर देते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। अगर ये ब्रेक होंगे तो हमारे पास बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है।
इसको एवलॉन्च मीन्स भूचाल आ जाना, तब यहाँ पे भूचाल आ जाता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो एवलॉन्च ब्रेकडाउन सिर्फ ये याद रखना कि आपके पास होल्स एंड इसमें भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, बट रीज़न अलग है इनका कि ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब इससे, ठीक है, अब हम करते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब ये ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, क्योंकि ज़ीनर डायोड है तो ज़ीनर डायोड में अगर हम नॉर्मल डायोड में बात करें, पहले यहाँ पे सिर्फ 5 होल्स, क्योंकि जैसे ही हमने पीएन जंक्शन बनाते हैं, P है और N है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल में सिर्फ 5 और ये 5 कंबाइन हुए हैं तो आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है। अब हैवी डोपिंग करने का क्या मतलब है कि P में बहुत सारे होल्स होंगे और N में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कभी कहीं यहाँ पे 5 बन रहे हैं, ज़ीनर में यहाँ पे 20 है, ठीक है। 20 होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होकर डिप्लीशन लेयर बना रहे हैं, तो जितने होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिकम्बाइन होंगे उतनी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हैवीली डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अब जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते हो थोड़ी सी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है, एनर्जी ही देनी है अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एनर्जी ही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुई, ज़्यादा एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी दी इस इमोबाइल चार्जेस को, क्योंकि डिप्लीशन लेयर तो हमारे पास यहीं पे है, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब एक पॉइंट पे एनर्जी इतनी मिल गई कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए, ठीक है। बॉन्ड्स ब्रेक हुए, बहुत सारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बने, तो हमारे पास क्या हुआ, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब ज़ीनर ब्रेकडाउन में होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हो, बाइसिंग इंक्रीज़ करते हो, तो हमारे पास इसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और बहुत सारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है ब्रेक डाउन करने के लिए, बट इसे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें ये है तो दोनों ब्रेक डाउन ही, तो सबसे पहले ब्रेक डाउन किसका आएगा, सबसे पहले ब्रेकडाउन ज़ीनर आएगा कि एवलॉन्च आएगा, सबसे पहले आएगा ज़ीनर ब्रेकडाउन। अगर हम बात करेंगे तो 5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट ही आ जाता है, ये 5 वोल्ट से ज़्यादा पे आएगा, ठीक है। अगर 5 वोल्ट पे ही वोल्टेज पहुंचती है तो पहले ज़ीनर ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद इसको अगर ब्रेकडाउन होना है एवलॉन्च ब्रेकडाउन के लिए हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो पहले ज़ीनर आता है फिर एवलॉन्च आता है। अब यहाँ पे पहले ज़ीनर आएगा फिर एवलॉन्च आएगा। अब ये पहले ज़ीनर क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था ज़ीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। एक वोल्टेज रेगुलेट कैसे करेगा, अगर हम इस सिस्टम को, किसी सिस्टम को इस क्योंकि एवलॉन्च पे हमारे सिस्टम ने डैमेज होना है तो हम यहाँ पे पहुँचने ही नहीं देंगे, सिस्टम ने पहले ही यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। ज़ीनर ब्रेकडाउन पे कभी भी सिस्टम डैमेज नहीं होता है, ठीक है। इस एवलॉन्च पे एवलॉन्च जब होगा तब हमारा सिस्टम डैमेज होगा, तो इस पॉइंट पे हम इस एवलॉन्च होने से पहले ही ज़ीनर ब्रेकडाउन की वजह से हमें पता चल जाएगा कि अब इसके बाद ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ज़ीनर डायोड ने अब देखो कैसे काम किया है कि वो पहले ही ज़ीनर ब्रेकडाउन ले आया ताकि सिस्टम एवलॉन्च पे पहुंचे ही ना, ठीक है। ऐसे ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। तो डिफरेंस याद रखना कि ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलॉन्च में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे कुछ इसके कि ये वोल्टेज रेगुलेट कैसे करता है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि ये ज़ीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेट की तरह कैसे काम करेगा। आपको इसमें ऐसा सर्किट गिवन होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये क्या है, इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है, ये हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनपुट है, और ये हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या लगा हुआ है, एक ज़ीनर ब्रेकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस होगी उतनी ही वोल्टेज इसके क्रॉस होगी, ठीक है। जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है उतनी ही इसके क्रॉस है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इनपुट करंट जा रहा है आई, ठीक है, आई करंट जा रहा है, ये आई एस मान लेते हैं, चलो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई एस, अच्छा आई एस भी मत लिखो, ये लिखो क्योंकि इनपुट से आ रहा है, तो आई आई। अब यहाँ पे ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ जाएगा आई एल करंट और इस तरफ जाएगा आई जेड करंट। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी कि आई आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ठीक है, यही इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो वी जेड को मैं क्या लिख सकती हूँ, जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है उतनी इसके क्रॉस होगी। वी आउटपुट क्या होगा, करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितनी है, करंट कितना आ रहा है आई एल इंटू आर एल, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वी आउटपुट, तो ये हो जाएगा आई एल आर एल के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास वी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, वी आउटपुट आई एल आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर यहाँ से हमारे पास करंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, आई की वैल्यू अगर मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, बट हमें आई एल क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जैसे हम बोल रहे थे कि सप्लाई ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेगा, इसे यहाँ पे तो कांस्टेंट करंट ही जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे तो जो जितना आपको मिनिमम करंट चाहिए उतना ही जाएगा। बट अगर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो आई जेड के क्रॉस ज़ीनर डायोड ऑन हो जाएगा, अपने क्रॉस करंट फ्लो करवा लेगा जितना भी एक्स्ट्रा करंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आई जेड मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आई यहाँ पे ये मैक्सिमम आ रही है वैल्यू, तो हमारे पास आई जेड भी मैक्सिमम होगा और आई एल क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका ध्यान रखना, अगर यहाँ से मिनिमम आ रहा है करंट मीन्स कम आ रहा है, तो आई जेड भी मिनिमम होगा और आई एल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर इसे जैसे यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे 10 चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 9, अप्रोक्सीमेटली 9 आ रहा है, तो क्या करेगा, अब ये 9 तो कम है 10 से, तो यहाँ पे हमारे पास ये डायोड ऑन ही नहीं होगा, ठीक है, ये डायोड ऑन ही नहीं होगा। जितना करंट इनपुट से आया है उतना ही आगे पास कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगी, अगर ज़्यादा करंट आएगा तब इस डायोड ने ऑन होना है। अगर कम आ रही है, ठीक है, जैसे अब देखोगे अगर सप्लाई हमारे घर पे कई बार क्या होता है, लाइट डिम होती है, तो हमारे पास जो फैंस है वो भी तो डिम होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं होता कि वो फुल चलते हैं, ठीक है, वो भी हमारे डिम ही चलते हैं, ठीक है, वो क्या है धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हमारे पास ये सप्लाई इससे ज़्यादा आ रही है तब तो हमारा ज़ीनर डायोड ऑन होगा, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होगा। अगर यहाँ पे कम आ रही है, जैसे यहाँ पे इसको 10 चाहिए था, यहाँ पे 9 आ रही है, ठीक है, तो ये कम ही है वोल्टेज, तो अब हमारा ज़ीनर डायोड ऑन नहीं होगा, तो अब ये सीधी आई एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कहने का क्या मतलब है कि अगर ये मिनिमम है तो ये दोनों मैक्सिमम होंगे, ठीक है, कि अगर आई जेड ज़्यादा आ रही है तो अपने अक्रॉस ज़ीनर अपने अक्रॉस करंट फ्लो करवा लेगा। अगर ये कम आ रही है तो वो करंट फ्लो कम करवाएगा या फिर करवाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस पे पूरे न्यूमेरिकल बने हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस पे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से देखें इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम KCL रूल लगाएं, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A या फिर हम Z ही मान लेते हैं इसको, अप्लाई
KCL रूल एट पॉइंट Z। अब देखो यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है I, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है, क्योंकि जितनी वोल्टेज आउटपुट में है उतनी ही VZ के क्रॉस होगी, तो इस पूरी लाइन पे वोल्टेज कितनी है, VZ वोल्टेज है, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, VI से VZ तक आ रहा है, VI से VZ तक डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, RS इज इक्वल टू क्या है, IL प्लस IZ, ठीक है, IL प्लस IZ। तो यहाँ से हम I को क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है, VI से VZ तक, सॉरी VI से VZ तक डिवाइडेड बाय RS, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट हमारा देखने वाला पॉइंट क्या है, ठीक है, सिर्फ देखो इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ आई की वैल्यू पुट की है, ये दोनों की वैल्यू सेम ही है, ठीक है। अब हम IL की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। IL किसके इक्वल होगा, VZ। वैसे IL जो ये करंट फ्लो कर रहा है यही लिखा है, तो IL क्या हो जाएगा, V आउटपुट बाय RL। तो मैं यहाँ पे IL लिखा था, तो VI माइनस VZ बाई RS इज इक्वल टू IL की वैल्यू पुट कर दो। अब हमें पता है कि V0 किसके इक्वल है, VZ के, तो यहाँ से VZ बाई RL प्लस IZ, ये भी हमारी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, सिर्फ बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये सर्किट से ये इक्वेशंस कैसे बनी है वो आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर VI ज़्यादा है, अगर हमारी VI ज़्यादा है तभी तो ये करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम है तो आपके पास ये भी मैक्सिमम होगा, अगर यहीं से VI कम आ रही है तो II भी मिनिमम होगा। तो अगर करंट मिनिमम है मीन्स आपकी वोल्टेज भी क्या होगी, मिनिमम होगी, इसका ध्यान रखना। जो RS है वो तो रेजिस्टेंस है, वो तो फिक्स होगी, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स की वेरिएशन हो सकती हैं, ठीक है। वो वेरिएशन कौन सी हैं, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्या है कि अगर हमारा VI वेरी कर रहा है, ठीक है, VI मीन्स इनपुट वेरी कर रही है और आउटपुट कांस्टेंट करनी है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इनपुट वेरी करने का मतलब आपका I वेरी कर रहा है, ठीक है। आउटपुट कांस्टेंट मीन्स जो IL है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट केस तो ये है कि इनपुट वेरी कर रही है, ये कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, और आउटपुट में आपको वोल्टेज रेगुलेट ही करनी है और कांस्टेंट ही देनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये है फर्स्ट केस। अब देखो अगर I वेरी करेगा, ठीक है, I वेरी करने का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। अब इस केस के लिए पहले देखो, अगर मैं I मैक्सिमम लिखूं इज इक्वल टू IZ मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखो IL क्या है, कांस्टेंट है, चाहे VI आपका जो करंट है, इनपुट करंट, चाहे वो ज़्यादा आए चाहे वो कम आए, बट ये क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, तो इस केस के लिए IL मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, IL मैक्सिमम। चाहे आप मिनिमम वैल्यू निकाल लो चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, वो इक्वल रहेगी क्योंकि IL आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं IL लिख सकती हूँ। ऐसे ही मिनिमम इज इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL लिख सकती हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास ये इनपुट सप्लाई कांस्टेंट है, VI कांस्टेंट है, ठीक है, मीन्स II कांस्टेंट है, बट आपका IL वेरी कर रहा है, आपका IL वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर IL वेरी कर रहा है इसका क्या मतलब है, आपके पास
अब आई आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस कि आपकी जो वी आई है वो कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो आई मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू के। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी, आई इज इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, या फिर ये हो जाएगा आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। ठीक है, यही इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। तो यहाँ पे ठीक है, अगर आपके पास इनपुट वेरी कर रही थी, आउटपुट कांस्टेंट थी, तो मैं मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू सेम थी। अगर आपकी इनपुट कांस्टेंट है तो वोल्टेज वी आई कांस्टेंट है, तो आई आई भी कांस्टेंट होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम होगी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये वाला केस किसके लिए है, जब आपके पास दोनों वेरी करें, आई भी वेरी कर रहा है। थर्ड केस है अगर आई भी वेरी कर रहा है और आई एल भी वेरी कर रहा है, जब दोनों वेरी कर रहे हैं तब आपके पास ये वाला केस बनेगा, दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये तीनों केसेस आपने लर्न करने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट और, कभी भी अगर आपको आई जेड मिनिमम ना गिवन हो तो वो ज़ीरो मान के चलना। ठीक है, अगर यहाँ से करंट मिनिमम आ रहा है, जैसे 9 आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे 10 चाहिए था, तो वो आई जो जितना करंट इनपुट पे आ रहा है तो वो सीधे आउटपुट में जाएगा, ज़ीनर डायोड ऑन ही नहीं होगा। अगर ऑन ही नहीं होगा तो इसके क्रॉस करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो आई जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। ये क्वेश्चन में मोस्टली गिवन नहीं होती है, तो आपने ये अज्यूम करके चलनी है। हर एक क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि आई जेड ज़ीनर डायोड के क्रॉस मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब इनको लेके हम करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास इसके ज़ीनर डायोड के रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर एस सो दैट वोल्टेज अक्रॉस आर एल is maintained at 12 volt if the load current variation IL is from 0 to 200 milliampere. In this case also determine the value of PZ maximum. अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, पहले तो हमें RS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्या है, RS की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, RS की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या है, सो दैट दी वोल्टेज अक्रॉस आर एल मेंटेन एट 12 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट पे फिक्स करनी है। ठीक है, 12 वोल्ट पे फिक्स करनी है, मींस आउटपुट हमारी 12 वोल्ट है। तो अगर ये फिक्स करनी है, आर एल तो पहले से ही वेरी नहीं करता, आर एल तो कांस्टेंट होता है। तो जो आई एल है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट करनी है, आर एल पहले से ही कांस्टेंट होता है, ये आई आर होता है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आई को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो आई एल को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। बट नहीं, इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द लोड करंट वेरिएशन इज़ फ्रॉम, उन्होंने बोला है कि जो आई एल है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आई एल ना वेरी करता तब हम इसको कांस्टेंट मान के चलते, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द लोड करंट वेरिएशन आई एल इज़ फ्रॉम 0 to 200, मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 200 मिली एम्पियर है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 200 मिली एम्पियर है। अब उसके बाद अब हमें एक तो PZ मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब PZ मैक्सिमम क्या मतलब है, PZ पावर किसके इक्वल होती है, करंट इनटू वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, या फिर हम
इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, पहले तो हम किस पावर को क्या लिखते हैं, वोल्टेज इनटू करंट लिखते हैं। तो जीनर के क्रॉस है तो यहाँ पे भी Z, यहाँ पे भी Z है। अब आउटपुट कांस्टेंट है, ये हमारी आउटपुट कांस्टेंट है, ये दोनों पैरेलल में है, तो VZ की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास VZ 12 वोल्ट आ गया है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा हमें PZ पूछा है, ठीक है, और मैक्सिमम, तो PZ मैक्सिमम कब होगा, VZ तो कांस्टेंट है तो IZ को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि VZ उन्होंने बोला है कि आउटपुट कांस्टेंट है, मींस VZ भी कांस्टेंट होगा। तो VZ कांस्टेंट है, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो IZ मैक्सिमम चाहिए, तो हमें IZ मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए एक तो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी IZ मिनिमम नहीं गिवन है, तो हम वो कितना मान सकते हैं, वो हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले वही इक्वेशंस लगाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने वही इक्वेशंस लगानी है। इक्वेशंस क्या हैं, यहाँ पे IR मान रहे हैं ये इनपुट को, IR मैक्सिमम इज इक्वल टू IR क्या है, मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम है तो IZ ये भी मैक्सिमम होगा, प्लस IL मिनिमम हो जाएगा। और इक्वेशन कौन सी थी, IR मिनिमम इज इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहले तो हमें देखना है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी वेरी कर रही है। यहाँ पे IL वेरी कर रहा है, ठीक है, IL वेरी कर रहा है, और इनपुट से सप्लाई आ रही है 16 वोल्ट, तो ये तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं हो रही। अगर इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रही तो IR में वेरिएशन नहीं होगी, तो IR कांस्टेंट है। अगर IR कांस्टेंट है मींस इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम ही होगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम ही होगी, तो ये बन जाएगा। अब उसके बाद अभी यहाँ पे देखो, हम इसको मैक्सिमम मिनिमम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से देखो, IL की वैल्यू, IL की मैक्सिमम वैल्यू 200 है, IL की मैक्सिमम वैल्यू 200 है और IZ की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 + 200 मिली एम्पियर, तो IR हमारे पास क्या आ गया है, 200 मिली एम्पियर, ठीक है। IR हमारे पास 200 मिली एम्पियर आ गया है, ठीक है। अगर हमने IZ मैक्सिमम देखना हो, ठीक है, IZ मैक्सिमम हमने फाइंड करना है ना PZ निकालने के लिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो IZ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, IR माइनस IL मिनिमम। IL मिनिमम कितना है, 0, IR की वैल्यू 200 मिली एम्पियर है, तो हमारे पास IZ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 200 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम PZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PZ की देखो वैल्यू क्या बन गई, VZ कितना है, 12 वोल्ट, इनटू IZ की वैल्यू मैक्सिमम 200 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 2400 मिली एम्पियर है, तो 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 2.4। पावर किस में होती है, वॉट में, ठीक है। तो हमारे पास ये PZ मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें और क्या निकालना है, अब हमारे PZ मैक्सिमम तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है RS हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। RS सिर्फ IR करंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये IR करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज सेम है तो इस पॉइंट पे VZ वोल्टेज है, तो IR करंट 16 वोल्ट से VZ तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय RS इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 16, ठीक है,
अच्छा, हमारे पास 16 VZ की वैल्यू 12 बाई RS इज इक्वल टू IR की वैल्यू 200 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से 4 बाई 200 10⁻³ इज इक्वल टू RS। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, RS इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ बाई 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो आपके पास RS की वैल्यू आ जाएगी। वो किस में होगी, किलो ओम्स में लिख सकते हो आप। ठीक है, किलो ओम्स में आ जाएगी। तो ऐसे हम RS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, इन इक्वेशंस को पता होना चाहिए कि ये बनती कैसे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ वोल्टेज रेगुलेटर दैट विल मेंटेन एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस अ 1 किलो ओम लोड विद एन इनपुट दैट विल वेरी फ्रॉम 30 वोल्ट टू 50 वोल्ट, डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ RS एंड मैक्सिमम करंट IZM। अब इस क्वेश्चन में आपको सर्किट भी नहीं गिवन था, तो सर्किट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सर्किट कैसा होता है, यहाँ पे इनपुट होती है RS, यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आती है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, RL, और इसके क्रॉस वोल्टेज V0, इसके क्रॉस वोल्टेज। अब यहाँ से करंट जाएगा II मान लेते हैं, और यहाँ से करंट जाएगा IL, और यहाँ से जाएगा IZ। इसके क्रॉस वोल्टेज VZ, और VZ किसके इक्वल होती है, V आउटपुट के। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। डिज़ाइन अ वोल्टेज रेगुलेटर दैट विल मेंटेन एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आउटपुट हमारी मेंटेन होनी चाहिए कितने पे, 20 वोल्ट पे, और रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, ये RL 1 किलो ओम। तो हम यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं जो IL है। तो IL किसके इक्वल होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से 20 वोल्ट बाय 1 किलो ओम। ठीक है, तो देखो किलो ओम है तो मैं लिख सकती हूँ 10⁻³, ये ऊपर चला जाएगा तो 20 × 10⁻³ ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो हमारे पास IL कितना आ गया है, 20 मिली एम्पियर। ठीक है, अब IL की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, वेरी नहीं कर रही है। IL की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर IL कांस्टेंट है तो कौन वेरी करेगा, इनपुट वेरी कर रही है क्या हमारी, विद एन इनपुट वोल्टेज दैट विल वेरी फ्रॉम, इनपुट वोल्टेज वेरी कर रही है VI, मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा। तो मिनिमम कितना है 30 वोल्ट, मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा, मिनिमम ये है मैक्सिमम ये है। तो VI मैक्सिमम कितना है 50 वोल्ट। अगर VI वेरी कर रही है तो II भी हमारी वेरी करेगी। तो ये कौन सा केस है, IL कांस्टेंट है और I वेरी कर रही है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशंस लिखते हैं पहले तो II मिनिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम वाला ही लिखते हैं चलो, तो IZ मैक्सिमम हो जाएगा, प्लस IL लिख लूँ क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम ही है। फिर यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, अगर ये मिनिमम है तो IZ भी क्या होगा, मिनिमम प्लस IL। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें वैल्यू ऑफ RS निकालनी है और मैक्सिमम करंट IZM निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ से देखो
यहाँ से हम आई मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में अगर नहीं भी गिवन तब भी हमें पता है कि जीनर के क्रॉस मिनिमम करंट कितना होता है 0, आई जेड मिनिमम कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस आई एल। अब आई एल की वैल्यू कितनी गिवन है, आई एल की वैल्यू ये निकाली 20 मिली एम्पियर गिवन है, तो हमारे पास आई की मिनिमम वैल्यू आ गई है। ठीक है, आई की मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हमें ना तो ये पता है, सिर्फ ये पता है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हमारा टारगेट ये भी है कि आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जीनर के क्रॉस मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है हमने वो भी फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो आई जेड मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम माइनस आई एल की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, कितनी है 20 मिली एम्पियर, बट हमने मिनिमम वैल्यू तो निकाल ली बट मैक्सिमम नहीं पता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें वैल्यू कहाँ से पता चलेगी। ठीक है, ये करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, करंट आ रहा है वी आई, इस पॉइंट पे वोल्टेज वी जेड होती है, वी जेड बाय रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब अगर ये मैक्सिमम है तो हमारा ये भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम है तो हमारा ये भी मैक्सिमम होगा, तो हम यहाँ से मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी आई मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है 50, वी जेड क्योंकि आउटपुट के क्रॉस जितनी है उतनी ही वी जेड होगी, तो इसको हम वी जेड लिख सकते हैं, तो 20 है डिवाइडेड बाय आर एस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम और भी क्या आएगी कि हमें आर एस नहीं पता। ठीक है, आर एस की वैल्यू तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, मिनिमम वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं। देखो अगर मैं लिखती मिनिमम माइनस वी जेड बाय आर एस इज इक्वल टू आई मिनिमम, अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम, अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, ये भी पता है, तो यहाँ से आर एस निकल जाएगा। क्योंकि आर एस वेरी नहीं करता, फिर वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वी आई मिनिमम की वैल्यू 30 माइनस वी जेड की वैल्यू कितनी थी 20 वोल्ट। ठीक है, ये 20 वोल्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 220 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आर एस। ये 10 बाय 20 मिली है तो -3 इज इक्वल टू आर एस, ये कैंसिल, तो 1/2.5 ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻3। इसको क्या लिख सकते हो 0.5 किलो ओम। ठीक है, 0.5 किलो ओम, या फिर क्या लिख सकते हो और 1/2 किलो ओम। ठीक है, तो वैल्यू निकल गई, क्या वैल्यू आई है इसकी 1/2 किलो ओम। तो यहाँ से ये 30 ये ऊपर जाएगा 2 आई मैक्सिमम। ठीक है, ये किलो है तो ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा, तो ये 60 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये 60 मिली एम्पियर आ गया। आई मैक्सिमम पता चला, वैल्यू पुट कर दो, 60 माइनस 20 मिली एम्पियर, तो आई जेड मैक्सिमम हमारे पास आ गया है 40 मिली एम्पियर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले सारे यूज़ हो रहे हैं इसमें, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करने हैं, किसकी वैल्यू मिनिमम है और किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, कैलकुलेट रेंज ऑफ वी आई फॉर विच
जीनर डायोड इज इन ऑन स्टेट, ठीक है। अब हमें VI की रेंज फाइंड करनी है। VI की रेंज मीन्स VI मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। VI की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें IR, ठीक है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे देखो IR मिनिमम इज इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम हो जाएगा। फिर IR मैक्सिमम है, IZ मैक्सिमम प्लस ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। VZ गिवन है, मींस इस डायोड के क्रॉस, जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज गिवन है। तो हमें पता है ये दोनों पैरेलल में हैं, तो V आउटपुट किसके इक्वल हो गई है? 20 वोल्ट के, क्योंकि ये VZ के इक्वल होता है। तो रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? 1.2 किलो ओम। तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय RL। तो यहाँ से 20 बाय 1.2 किलो ओम, तो यहाँ से 20 बाय पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 10 किलो 10⁻³ होता है। तो यहाँ से ये कैंसल आउट होके क्या बनेगा? 200 बाई 12, ये बन जाएगा -3, ठीक है। तो IL हमारा कितना आ जाएगा? इसको कैंसल आउट करके हमारे पास बनेगा, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है 50/3 ही लिख रखा है, ठीक है। इसको कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो हमारे पास मिली एम्पियर, ठीक है, इतना करंट आ जाएगा IL। अब IL देखो कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास IL कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि VI की रेंज फाइंड करनी है। VI की रेंज मीन्स इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब अगर ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो हमारा IR भी तो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो IR वेरी कर रहा है हमारा, ये वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और ये गिवन किसके है? 50/3 मिली एम्पियर के इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस देखो, और यहाँ से हमें और क्या पता है कि IZ की M मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 600 है, और मिनिमम वैल्यू हमें पता ही है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 मिली एम्पियर, 0 ही होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पहले IR मिनिमम निकालते हैं, क्या हो जाएगा? IZ मिनिमम मीन 0 प्लस IS की वैल्यू 50/3 मिली एम्पियर। तो IR मिनिमम की वैल्यू आ गई है 50/3 मिली एम्पियर, और IR मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IZ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 600, ठीक है। प्लस इसकी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम ही है, ठीक है। कितनी है? 50/3 मिली एम्पियर। तो ये मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 18 प्लस 50/3, तो ये 1850 मिली एम्पियर बाय 3 हो जाएगा IR मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो ये IR मैक्सिमम, इस पॉइंट पे वोल्टेज VZ ये हमारी इनपुट है, तो IR कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे पास VI से, ठीक है, VZ तक, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है RS, और इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 220 ओम, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें VI की वैल्यू चाहिए। तो IR इंटू 200 VI माइनस VZ, तो VI की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको इस तरफ ले आओ, IR इंटू 200 प्लस VZ, ठीक है। अब अगर आपने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो ये भी मिनिमम होगा, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो IR भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इंटू 200 प्लस VZ। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो VI
मिनिमम किसके इक्वल होगा, IR मिनिमम की वैल्यू ये रही 50/3 इंटू 200, ठीक है, ये मिली एम्पियर में है, ठीक है, ये मिली एम्पियर में है, तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻³ के साथ, प्लस VZ, ठीक है, प्लस VZ की वैल्यू कितनी गिवन है 20 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2, ये 10⁻1 2 3 ये बन गया, प्लस 20 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10/3 प्लस 20, तो ये बन जाएगा 10 प्लस मल्टीप्लाई करो 60/3, तो ये 70/3 वोल्ट बन जाएगी VI मिनिमम की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है VI मैक्सिमम, तो VI मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, VI मैक्सिमम इज इक्वल टू IR मैक्सिमम की वैल्यू 1850/3 मिली एम्पियर है तो 10⁻⁻3, फिर इंटू 200 प्लस VZ की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, फिर से 1850/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल करते हैं, 1 2 3 10⁻3 10⁻⁻3 प्लस 20, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन जाएगा प्लस 20, ठीक है। अब इसके मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ कि क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है। एक निकालना है VI मैक्सिमम निकाला है हमने, मिनिमम एक हमने निकाला है मैक्सिमम। आपके पास मिनिमम की वैल्यू आई है 23.67 वोल्ट और ये आई है 36.87 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई है, रेंज आ गई है, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर जो पूछा है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले वो निकालना है। हमें VI की रेंज बतानी है, VI की रेंज कैसे पता चल सकती है, अगर हमें IR की रेंज पता चल जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चन में देखो कि IL वेरी कर रहा है कि IR वेरी कर रहा है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ज़ीनर डायोड और हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रांजिस्टर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।